नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। डेयरी व्यवसाय खेती के साथ किए जाने वाला सबसे लाभकारी व्यवसाय बन चुका है, लेकिन इसकी सफलता का मुख्य आधार होता है इनसे प्राप्त होने वाले दूध। तो आप अपनी गाय और भैंसों से आने वाले समय में अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए इस बदलते हुए मौसम में देख रेख और प्रबंधन कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं उप संचालक पशु चिकित्सा और पशुपालन विभाग जिला शहडोल के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर BBS चौहान। मैं किसान भाइयों को सर्दी के मौसम में अपने मवेशियों की कैसे रखरखाव करना है उसके संबंध में मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूँ। किसान भाइयों, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और इस मौसम में दुधारू पशुओं और उनके बछड़े बछड़ियों के लिए आवास और आहार का प्रबंधन करना अति आवश्यक होता है। तभी आप अपने पशु से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आवास प्रबंधन की। किसान भाइयों, पशुपालन में भी जैसा सर्दियों में आदमियों को जरूरत पड़ती है कि उनको ठंड न लगे, उनका आहार ठीक हो, स्थान जो है सूखा हो, गीला ना हो, जैसे आदमी को जरूरत होती है ऐसे पशुओं को भी होती है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि गौशाला जो है जहाँ पशुओं को रखते हैं वो स्थान फर्श सूखा हो और वहाँ पे जो टाट पट्टी लगा दें रात के समय में, जिससे कि ठंड कम लगे। जो छोटे पशु हैं अपने काप्स जिनको बोलते हैं, उनको गौशाला में उनको जरा हीटर इत्यादि की व्यवस्था करें या बोरे वोरे से उनके शरीर को ढक के रखें, तो इससे उनको सर्दी नहीं लगेगी। मवेशियों में छोटे में खासतौर पर निमोनिया ज़्यादातर होता है, तो उससे बचाव करना जरूरी है। दिन के समय गौशाला में अगर पर्दे लगे हुए हैं तो उसको खोल दें, जिससे सूर्य की धूप किरण उसमें पड़े और वो सूखा भी रहेगा। इससे पशुओं को ठंड नहीं लगेगी। किसान भाइयों, आप जिस स्थान पर पशु को रखते हैं वो स्थान बिल्कुल साफ सुथरा और सूखा होना चाहिए और पशुशाला की रोज साफ सफाई या लाल दवा से धुलाई करनी चाहिए। साथ ही अधिक ठंड पड़ने पर पशु के बैठने वाले स्थान पर पुआल या सूखी घास फूस बिछा देना चाहिए। अगर सर्द हवाएं चल रही हों तो पशु को आवास से बाहर नहीं निकाले, पशु को ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके साथ जो पशुओं को चारा पानी देने का मेंजर होता है, नाद होती है, वो उसकी साफ सफाई नियमित रूप से करते रहें। हो सके तो उसमें चूना उना पोत दें, तो उससे कीटाणु भी मर जाते हैं और जो आहार है वो ठीक रहेगा। इसके साथ ही खुराक बहुत ज़रूरी होता है, तो उनका जो पोषण है, खास तौर पर सर्दियों में कार्बोहाइड्रेट डाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि ऊर्जा दे अपने शरीर को। तो उसके लिए ऐसा फीड दें उनको कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो। इसके साथ ही मैं ये किसान भाइयों को सलाह देना चाहता हूँ, हरा चारा खिलाते हैं, खिलाना चाहिए, अच्छी बात है। तो इसका ध्यान रखें कि सूखा चारा और हरा चारा के रेशियो में कम से कम 50% का रेशियो रहे, कि 50% हरा हो, 50% भूसा या अन्य चीज़ दें, तो इससे ठीक रहेगा। इसके साथ ही जो कंसंट्रेट देते हैं पशुओं को, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल मिक्सचर सारा चीज़ बैलेंस चीज़ दें। सर्दियों में पशुओं को संतुलित आहार देने से जहां पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वहीं बीमारियों से भी दूर रहते हैं और दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। हरे चारे के साथ संतुलित आहार नियमित रूप से कम एक दिन में 3 बार दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, 2.5 लीटर दूध देने वाली भैंस को 1 किलो आहार देते हैं। 3 लीटर दूध देने वाली गाय को भी 1 किलो आहार देते हैं। साथ ही जीवन निर्वाह हेतु गाय को 1.5 किलो और भैंस को 2 किलो दाना मिश्रण अतिरिक्त प्रतिदिन देना चाहिए। इससे पशुओं को सर्दी में बचाव में बहुत मदद मिलती है। किसान भाइयों, अगर आप घर पर संतुलित आहार बनाना चाहते हैं तो 100 किलो दाना मिश्रण तैयार करने के लिए जौ, गेहूं, मक्का, बाजरा का दलिया, 30 किलो सरसों,
बिनौला या मूंगफली की खली 40 किलो, चोकर और दाल चूरी 27 किलो, खनिज लवण 2 किलो, नमक 1 किलो को अच्छी तरह मिलाकर सील पैक बोरों में पैक करके ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर नमी न हो। पशु को दाना मिश्रण खिलाते समय ये ध्यान रखें कि दाना फफूंदी रहित होना चाहिए। सर्दियों में कम पानी पिलाने से भी पशु के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। पशु विशेषज्ञों के अनुसार 24 घंटे में कम से कम 3 बार ताज़ा और स्वच्छ पानी पशु को अवश्य पिलाना चाहिए। समुचित रखरखाव कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कभी बीमारियां लग जाती हैं, तो उनको समुचित इलाज भी कराना चाहिए। पशु चिकित्सक से संपर्क कर लें। छोटी मोटी अगर कोई निमोनिक या सर्दी जुकाम हो गया है तो अजवाइन और कैम्फर वम्फर डाल के इसको धुआं देते हैं और शरीर को जरा गर्म रखने के लिए बांध बूंद के रखें। इसके साथ पशु को स्वस्थ रखना है अपने को, तो मौसमी बीमारियों के टीके भी लगते हैं, तो उनको लगवाएं। जैसे फंडी लग रहा है, मुँह पका खुरपका का। और वर्तमान में एक लंपी स्किन डिसीज आई है, LSD बोलते हैं, तो उसके भी कहीं पे अगर कोई लक्षण दिखते हैं पशु में, वो गांठें पड़ती हैं चमड़ी पे, तो अगर ऐसा है तो तुरंत संबंधित डॉक्टर को दिखा लें और औरों में ना फैले, उसको अलग करके उसका चारा पानी दें, स्वस्थ पशुओं से अलग कर दें। और उसके भी टीके आते हैं, तो स्वस्थ जो पशु हैं तो उनमें टीके लगवा दें, तो इससे पशु को बीमारी नहीं लगेगी। अभी तो लंपी का स्पेशल कोई वैक्सीन नहीं है, गोट पॉक्स इसमें फायदेमंद है, गोट पॉक्स की वैक्सीन देते हैं, तो वो अवश्य रूप से लगवाएं। यही मेरा सलाह है किसान भाइयों को। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। शकरकंद की खेती अपने राज्य में बहुत से किसान भाई करते हैं। फिलहाल इसकी फसल बढ़वार की शुरुआती अवस्था में है और इसी समय फसल का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, लेकिन किसानों को इसके प्रबंधन की सही जानकारी नहीं होने से वे फसल का सही प्रबंधन नहीं कर पाते और उनको नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसान फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि अधिकारी संजीव कुमार झा। सितंबर के फल लगाए हुए जितने भी पौध होते हैं शकरकंद के, इन्हें आवश्यकता अनुसार 1 से 2 सिंचाई भी आवश्यक है। सबसे अच्छा तरीका है कि पहली सिंचाई आप 30 दिन के आसपास कर दें और उसके बाद उस पे मिट्टी चढ़ा दें आलू की तरह। कृषक बंधु सिंचाई करने के उपरांत और मिट्टी चढ़ाई कर दें। मिट्टी चढ़ाने लायक हो जाए तो आप मिट्टी की चढ़ाई करेंगे, इससे उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। इसमें रसायन की जरूरत तब नहीं पड़ती, सिर्फ आप इसे मिट्टी चढ़ाएं और इसे कीटों से बचाएं। नवंबर माह में पत्तियों का विकास तथा धनकंद की मोटाई बढ़ना आरंभ हो जाता है, तो उस समय उपज ज्यादा प्राप्त करने के लिए मिट्टी चढ़ाना आवश्यक हो जाता है, जिससे कंदों का विकास अच्छा होता है और उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। फसल में जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए, अन्यथा फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पौधे एवं पत्तियां पीली पड़ने लगती है। इसलिए समय समय पर वर्षा के ज्यादा पानी को खेत से बाहर निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी फसल होने के लिए 2-3 निराई करना आवश्यक हो जाता है। पहली निराई बुआई के 80 से 90 दिनों के बाद तथा दूसरी निराई इसके 1 माह बाद करना चाहिए। किंतु यदि खरपतवार पहले ही आ जाते हैं तथा ऐसा लगता है कि फसल प्रभावित हो रही है, तो इसके पहले भी एक निराई की जा सकती है। इसके साथ ही साथ समय समय पर गुड़ाई भी करते रहना चाहिए, जिससे वायु संचार अच्छा हो सके तथा फसल का पूर्ण विकास हो सके, जो कि उत्पादन से सीधा संबंध रखता है। इस समय जो शकरकंद की उत्पादन पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव डालता है उसकी बिविल नाम की कीट, जो काले रंग की सुंडी की तरह होती है, उसके नोक नुकीले होते हैं। इसका प्रकोप की शुरुआत इसी माह से शुरू होती है। इसकी पहचान सबसे सरल है। आपके लतर के नीचे में कहीं गांठ जैसी फूली हुई दिखाई पड़े तो आप समझ लें कि आपके पौधों में बिविल का आक्रमण हो चुका है। इसका नुकसान सर्वाधिक होता है। इसके आक्रमण से ग्रसित जितने भी फसल होते हैं वो तीता हो जाते हैं, वो खाने में तिक्त लगते हैं और कोई उनका बाजार मूल्य नहीं रहता है। कृषक बंधु 30 दिन और 60 दिन का समय ऐसा होता है कि 30 दिनों के बाद और 60 दिनों के बाद अपनी फसल पर हर परिस्थिति में आप मिट्टी की चढ़ाई कर दें उनके कंधों पर।
इसकी चढ़ाई करने से पूर्व हमें बीविल का आक्रमण रोकना होगा। इसके लिए रोगर नाम की दवा बाजार में या क्विनलफॉस नाम की दवा बाजार में उपलब्ध है। आप 1 ml प्रति लीटर की दर से घुल करके पूरे खेतों में 15 दिनों के अंतर पर 3 बार निश्चित रूप से छिड़काव करें। पहले छिड़काव करने के बाद आप मिट्टी की चढ़ाई कर दें, फिर दूसरे छिड़काव में, जिससे ये बीविल जितने भी मिट्टी में छुपे रहते हैं यह रात में ही आक्रमण करते हैं और रात में ही ये सुबह होते होते मिट्टी के अंदर छुप जाते हैं। कृषक बंधु, अगर आप मिट्टी की कोड़ाई करते हैं, इन्हें मिट्टी चढ़ाने के क्रम में आपकी उत्पादन की वृद्धि होगी और इस पे रोगर नाम की दवा या क्विनलफॉस की दवा 15 दिनों के अंतर पर इस्तेमाल करते हैं तो यह बीविल का आक्रमण रुक जाएगा। सिंचाई प्रबंधन: बुआई के बाद पहले 10 दिन और उसके बाद हर 2 हफ्ते में एक बार सिंचाई करें और फिर 7 से 10 दिनों में एक बार सिंचाई करें। खुदाई से 3 हफ्ते पहले सिंचाई करना बंद कर दें, पर खुदाई से 2 दिन पहले एक सिंचाई जरूरी होती है। इस फसल पर भी पाले का दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए पाला पड़ने की संभावना को देखते हुए हो सके खेत को चारों फसल अवशेष का धुआं करें या थायो यूरिया का 2% घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। खेत में हल्की सिंचाई करें। अगेती झुलसा रोग: इस बीमारी से निचले पत्तों पर गोल धब्बे पड़ जाते हैं। यह मिट्टी में फंगस के कारण फैलती है। यह ज्यादा नमी और कम तापमान में तेजी से फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 30 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम को प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई से 45 दिन बाद और फिर 10 दिनों के फासले पर 2 से 3 बार स्प्रे करें। चेपी कीट: यह छोटे और बड़े कीट रस चूसकर पौधे को कमजोर कर देती है। इसके गंभीर हमले से पत्ते मुड़ जाते हैं और आकार बदल जाता है। यह शहद की बूंद जैसा पदार्थ छोड़ते हैं और प्रभावी भागों पर काली सफेद फंगस पैदा हो जाती है। चेपे के हमले की जांच के लिए क्षेत्र के मौसम के अनुसार पत्तों को काट दें। अगर चेपे और तेले का हमला दिखाई दे तो इमीडाक्लोप्रिड 50 मिलीलीटर या थियोमिथोकस्म 40 ग्राम को 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। फेरोमोन ट्रैप की उपलब्धता हो तो आप 100 वर्ग मीटर पे एक फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करने से बिना किसी परेशानी से बीविल का आक्रमण रुक सकता है। कृषक बंधु, अच्छे उत्पादन के लिए यह सब क्रियाएं बहुत ही आवश्यक होगी। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जबलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खेत की 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी जुताई करके सूर्य के प्रकाश में सूखने दें। अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन पकी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रात्रिकालीन तापमान में गिरावट दर्ज होगी, अतः किसान भाई गेहूं की बुआई चालू करें। गेहूं की बुआई से पहले बीज को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। गेहूं की प्रारंभिक परिपक्व किस्में MP 3366 जिसे लोकवन के नाम से जानते हैं, HD 2864, HD 2932, JW 1203। इसके अलावा सिंचित स्थिति के लिए गेहूं की किस्मों में GW 322, GW 273, MP 1201, MP 1142, JW 3288, JW 3211, JW 3020, JW 3173 का चयन करें। देर से बोई जाने वाली गेहूं की उन्नत किस्मों में C306 और सुजाता का चयन कर सकते हैं। 1 से 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर आंशिक स्थिति में बोई जाने वाली गेहूं की उन्नत किस्मों में JW 3211, JW 3288, JW 3173, JW 3020 का चयन कर सकते हैं। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप हो तो क्लोरोपाइरीफास BCC दवा की 5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पलेवा के साथ दें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उर्वरकों की मात्रा क्रमशः 120, 50 व 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। रबी मौसम में बोई जाने वाली दलहनी और तिलहनी फसलों को
15 नवंबर के आसपास बुआई कर लेने से कीट व्याधियों का प्रकोप कम होता है। बैंगन, टमाटर में यदि फल छेदक, सिर छेदक और फूल गोभी एवं पत्ता गोभी में डायमंड बैक मात की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 4 से 6 प्रति एकड़ की दर से लगाएं और प्रकोप अधिक हो तो स्पाइनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। आम के बागानों में पेड़ पर मिलीबग कीट को चढ़ने से रोकने के लिए अभी से तने पर प्लास्टिक की सीट लगाएं और गुड़ाई करके मिट्टी में किसी भी कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। इस वर्ष रोपे गए फल वाले पौधों और वानिकी पौधों को आने वाले दिनों में पाला से बचाने के लिए अभी से बचाव उपायों को अपनाना शुरू करें। पशुओं में HSBQ और FMD के खिलाफ टीका लगाया जाना चाहिए। यदि FMD का संक्रमण देखा जा रहा है तो फिर पैरों और मुंह में 1% पोटेशियम परमैंगनेट का लेप लगाने से रोग ठीक हो जाता है। घाव पर एंटीसेप्टिक लोशन भी लगाएं। इस पेस्ट के साथ बोरिक एसिड और मुंह पर ग्लिसरीन लगाया जाना चाहिए। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। मछली पालन में पानी के पैरामीटर के आधार पर कम से कम महीने में एक बार पानी की गुणवत्ता का विश्लेषण करें। अधिक भोजन देने से बचें। बायोमास के आधार पर भोजन उपलब्ध कराएं। 5 दिनों के लिए OTC 100 mg प्रति किलोग्राम पैलेट यानी गोली का प्रयोग करें। मुर्गियों में प्रतिरक्षा बढ़ाने और जलवायु तनाव को कम करने के लिए विटामिन जैसे विमिनरल का उपयोग करें। स्थानीय कुक्कुट पालक किसानों को सलाह दी जाती है कि उच्च गुणवत्ता वाले चारे की कमी के दौरान कुक्कुट पक्षियों के स्वास्थ्य और विकास को बनाए रखने के लिए आहार में स्थानीय उपलब्ध अनाज के साथ मिश्रण को 2:1 के अनुपात में खिलाएं। पोल्ट्री हाउस के परिसर को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से कीटाणु रहित करें और पोल्ट्री हाउस और परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम रुडिया, जिला शिवपुरी के किसान लेखराज पाटीदार ने। आप अमरूद के बाग में लगने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो लेखराज जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह है अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम अमरूद के बागवानी फसल पर उसका मैनेजमेंट किस तरह किया जा सके ताकि अच्छा पैदावार हम उससे पाए, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। अमरूद के पौधे पर बहुत सारे कीड़े लगते हैं जो कि अमरूद का पैदावार को कम कर देते हैं। पहला चीज़ है कि बार्क ईटिंग कैटरपिलर, जिसको बोलते हैं कि छाल भक्षक कीट। वो छाल भक्षक कीट छाल का नीचे ही उसका एक सुड़ंग बना लेता है। वो सुड़ंग अब आप अगर निकाल के उसको देखेंगे तो आपको जाले जाले टाइप के नज़र आएंगे। ये अगर छाल के अंदर ज़्यादा दिन रह जाते हैं तो ये धीरे धीरे अंदर घुस के पौधे को खोखला भी कर सकते हैं। छाल भक्षक कीट, इस कीट के प्रकोप का अंदाजा पौधों पर इसकी पहचान चायनुमा अपशिष्ट, लकड़ी के टुकड़े तथा अनियमित सुरंग की उपस्थिति से होता है। इसके पिल्लू वृक्षों की छाल, शाखाओं और तना, विशेषकर जहां 2 शाखाओं का जुड़ाव होता है वहां पर छेद करके अंदर छिपे रहते हैं तथा रेशमी धागों से लकड़ी के बुरादे और अपने मल से बने रक्षक आवरण बनाकर तने को खाते हुए टेढ़े मेढ़े सुरंग बना देते हैं। इससे प्रभावित पौधे कमजोर और शाखाएं सूख जाती हैं और तेज हवा चलने पर शाखाएं ग्रसित भाग के स्थान से टूट जाती हैं। तो पहला चीज है कि वो जालों को हमको हटाना होगा। उसका रोकथाम के लिए हमको साइपरमेथ्रिन 5 ml प्रति 10 लीटर पानी में हमको स्प्रे करना होगा। इसके नियंत्रण के लिए अधिक प्रभाव होने पर 0.1% डाइक्लोरोवास से भीगा रुई का फोहा या क्लोरोपाइरिफॉस या क्यूनालफॉस का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल को छिद्र में इंजेक्शन में डालकर गीली मिट्टी की लोई से छिद्र को बंद करें ताकि कीट अंदर ही नष्ट हो जाएं। दूसरा, अमरूद का फसल का अगर हम रस चूसने वाला कीड़ा के बारे में बात करें तो सबसे अहम में आता है मिलीबग। मिलीबग जो होता है ये गोल गोल एवं ओवल शेप में आता है। उसके ऊपर मोम का एक सफेद परत की तरह वो दिखता है। अमरूद का मिलीबग कीट, यह एक बहुभक्षी मिलीबग है जो अमरूद बागान में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मिलीबग का अधिक प्रकोप गर्मी के मौसम में होता है।
मिलीबग भारी संख्या में पनपकर छोटे पौधों तथा मुलायम टहनियों एवं पंखुड़ियों से चिपककर रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सूखकर मुड़ जाती हैं। इससे पौधे कमजोर होने के साथ इसका फलोत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पहले तो जहाँ पर अमरूद का बागवान होता है वहाँ से आपका खरपतवार उसको हटाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि खरपतवार रहने से ये दूसरे कीड़ा को भी आश्रय देता है और पौधा का भी सारा संसाधन खींच लेता है। इसलिए उसको हटाना जरूरी है। उसको हम हटाने के लिए हम साबुन का पानी का स्प्रे करेंगे पहले, उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में छिड़काव करेंगे। और हमको ये बात का ध्यान देना होगा कि हमारा जो मित्र कीट है, मित्र कीट को मरने नहीं देना है। जुडिशियस मात्रा में जितना हमको चाहिए उतना ही मात्रा में हम पेस्टिसाइड का हम उपयोग करेंगे एवं हमारा जो नेचुरल एनिमीज है, मित्र कीट जिनको हम बोलते हैं, उनका पॉपुलेशन का जैसे सुरक्षा हो उसके ऊपर ध्यान देंगे। कीट के नियंत्रण के लिए पेड़ के आसपास की जगह को साफ रखें तथा सितंबर तक थाली की मिट्टी को पलटते रहें। इससे अंडे बाहर आ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। प्रारंभिक फलन अवस्था में अथवा अफलन अवस्था में डाइमिथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। क्यूनालफॉस 1.5% चूर्ण 50 से 100 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से थाले में 10 से 25 सेंटीमीटर तक की गहराई में मिलाएं। शिशु कीट को पेड़ों पर चढ़ने से रोकने के लिए नवंबर महीने में 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी के चारों तरफ लगाएं और इससे नीचे 15 से 20 सेंटीमीटर भाग तक ग्रीस का लेप कर दें। ये सब चीज़ हम अगर करेंगे तो निश्चित रूप से बागवानी फसल से, अमरूद हो या और भी कोई फसल हो, उससे निश्चित तौर पे ज़्यादा आमदनी ले पाएंगे। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।